हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। दोस्तों, आज मैं सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट लेकर आई हूँ जो कि मेंटेनेंस के ऊपर है। और ये जजमेंट बहुत सारी गाइडलाइंस लेकर आया है और पति और पत्नी दोनों के लिए राहत भरा फैसला है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पति का होने वाला है। ये गाइडलाइंस दोनों के साथ इंसाफ करती हैं और ये बताती हैं कि चाहे कुछ भी हो, कैसी भी कंडीशन हो, मेंटेनेंस का आदेश देते हुए फैमिली कोर्ट को ये ध्यान में रखना होगा कि जब भी मेंटेनेंस का ऑर्डर हो तो पति और पत्नी दोनों की हालत को ध्यान में रखा जाए। मेंटेनेंस इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि पति उसे चुका ना पाए और इतनी भी कम नहीं होनी चाहिए कि पत्नी उसमें अपना गुजारा ना कर सके। तो चलिए जानते हैं जजमेंट के बारे में डिटेल में। और वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप उससे अपडेट होते रहें। और अगर आपको इस जजमेंट की PDF कॉपी चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भरण पोषण पर एक बार फिर से अपना एक अहम फैसला सुनाते हुए एक नई गाइडलाइंस जारी कर दी है जो पति और पत्नी दोनों के साथ इंसाफ करती है। आज हम बात कर रहे हैं केस रजनीश वर्सेस नेहा केस के मामले की। इस केस में जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस R सुभाष रेड्डी की पीठ ने अपना अहम फैसला सुनाया और कहा कि पत्नी को दिया जाने वाला मेंटेनेंस इतना नहीं होना चाहिए कि पति पर बोझ बन जाए और उसके लिए उसे चुकाना मुश्किल हो जाए, और पत्नी के लिए भी इतना कम नहीं होना चाहिए कि पत्नी अपना गुजारा ना कर पाए। कहने का मतलब ये हुआ कि ना इतना ज़्यादा हो कि पति पर भार लगे और ना ही इतना कम हो कि पत्नी के लिए गुजारा ना हो पाए। पीठ ने यह भी कहा कि जब कोर्ट में इस तरह के केस आते हैं तो वकील पत्नी की ज़रूरतों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं और पति की तरफ से पति की इनकम को छुपा लिया जाता है और ये जैसे एक तरह का रिवाज ही बन गया है। इसके लिए कोर्ट ने सुझाव भी दिए और कहा कि इन सभी बातों पर विचार किया जाना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि दोनों पार्टियों का स्टेटस कैसा है, इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। पति और पत्नी की ज़रूरतें क्या हैं, मेंटेनेंस का आवेदन करने वाला कितना पढ़ा लिखा है, क्या आवेदक या पत्नी के पास इनकम का कोई सोर्स है भी या फिर नहीं, क्या वैवाहिक घर का रहन सहन उसका कैसा था, ये भी देखना बहुत ज़रूरी होगा। और सबसे मेन बात, क्या पत्नी ने अपनी जॉब बच्चों के पालन पोषण के लिए छोड़ी थी, घर के बुजुर्गों की देखरेख के लिए छोड़ा था, या फिर वो जानबूझकर अपनी जॉब छोड़ चुकी थी और कमाना नहीं चाहते थे। उसके अलावा मुकदमे की लागत कितनी है, उस पर भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इन सभी बातों पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जब मेंटेनेंस निर्धारित की जाए तो ये भी देखा जाना चाहिए कि पति की वित्तीय क्षमता क्या है और पति की वास्तविक इनकम क्या है, उसके खर्चे क्या हैं और परिवार में उसके ऊपर कितने लोग आश्रित हैं। इसके अलावा पति का कोई देनदारी तो नहीं है, लोन वगैरह तो नहीं है। इन सभी बातों को पति के पक्ष की तरफ से ज़रूर देखा जाना चाहिए। मेंटेनेंस को निर्धारित करने के लिए कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी जारी की जो आपसे हर फैमिली कोर्ट को उसको फॉलो करना जरूरी होगा। नंबर 1, कोर्ट को ये ध्यान देना होगा कि पत्नी पढ़ी लिखी होते हुए भी पति के घर में नौकरी नहीं कर रही थी या फिर छोड़ दी थी ताकि वो अपने परिवार और बच्चों की देखभाल कर सके। तो आज की सिचुएशन को देखते हुए ये देखना जरूरी होगा कि पत्नी के लिए इतने सालों के बाद नौकरी ढूंढना कितना मुश्किल होगा और बढ़ती उम्र के साथ और नौकरी में नए नए चैलेंजेस को देखते हुए, प्रशिक्षण की नई नई तकनीकों को देखते हुए क्या पत्नी को जॉब मिलेगी या फिर उसे नई तकनीकों को सीखना पड़ेगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में देना बहुत ज़रूरी होगा जो कि पत्नी के लिए आसान नहीं है। दूसरी बात ये कि घरेलू हिंसा के तहत निवास का आदेश पारित करते समय कोर्ट पति को यह आदेश दे सकता है कि वो किराए का और दूसरे खर्चों का भुगतान करेगा। नंबर 3, एक पति ये नहीं कह सकता कि वो अपने पत्नी और बच्चों को कमाकर नहीं खिला सकता। इसके अलावा अगर पत्नी कमाती है तो भी ये देखना होगा कि जिस तरह की जीवन शैली वो अपने पति के घर में जी रही थी उसी तरह से वो कमाकर आज भी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पा रही है या फिर नहीं। ये जिम्मेदारी पति की होती है कि वो ये प्रूफ करे कि वो कितना कमाता है, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। नंबर 5,
बच्चों की मेंटेनेंस देते समय उसमें बच्चों का रहन सहन का खर्च, कपड़ों का खर्च, रहने और मेडिकल इत्यादि का खर्च, इसके अलावा एजुकेशन का खर्चा भी शामिल किया जाएगा। अगर इसके अलावा भी बच्चा कोचिंग क्लासेस करता है या फिर कोई प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए खर्च होता है तो उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, पर यह खर्चा ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर पत्नी कमाती है तो ये खर्चा दोनों में बराबर बांटा जाएगा। नंबर 6, अगर जीवन साथी विकलांग है, बीमार रहता है और उसे देख रेख की ज़रूरत है, निरंतर खर्चों की ज़रूरत है, तो उस पर अलग से विचार किया जाना चाहिए। तो ये थे कुछ 6 गाइडलाइंस जो कि मेंटेनेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जारी की हैं। डीवी एक्ट और सीआरपीसी के तहत जब मेंटेनेंस के लिए कोई भी आवेदन करता है तो अगर पहली कार्रवाई के दौरान पति को रखरखाव देने के लिए कहा गया है तो दूसरी कार्रवाई के दौरान पहली कार्रवाई में जो भी मेंटेनेंस दी गई थी उसको भी ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों ये था सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट मेंटेनेंस केस के ऊपर। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो की पीडीएफ कॉपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो से आखिर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।